दुनिया के खिलाफ टेररिज्म करेंगे, क्या कर लेगी दुनिया हमारा? अब आपको दिखाएंगे क्या कर ले। Why did we start all this? The end state we want is, sir, Pakistan must stop this terror. रहेगा ना, औरों को चैन से रहने देगा? पागल कुत्ते जैसा लेकर रैबिट डॉग हर किसी को काटता रहेगा, कभी ईरान को, कभी अफगानिस्तान को, कभी हुर्रा बोल के लड़ाई खत्म। भारत पाकिस्तान में बहुत गहरी दोस्ती का आलम छिड़ गया है, बहुत ही प्यार उमड़ पड़ा है। ये क्या बकवास है? एक महीने बाद जैसे मोहम्मद दूसरा स्ट्राइक करता है और 40 आपके और मार डालता है या 50 मार डालता है, फिर गांव वाले फौजी मरते रहे। क्यों? कब तक? क्यों और कब तक? हाउ लॉन्ग? जिसको कबूतर फाख्ते उड़ाने वाली ब्रिगेड कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अरे आम भारतीय कुत्ते तो मर रहे हैं, नाली के कीड़े हैं साले, गरीब लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है सब? What talks must go on. डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी आड़े हाथों लिया था और उसकी बड़ी भर्त्सना की थी और उसके काफ़ी सारी फंडिंग पे रोक लगा दी थी। लेकिन मिडवे उनकी जो कार्यकाल में एकदम हमने एक कायापलट होती देखी है और एकदम से उन्होंने फैसला किया, ही सैक्ड हिज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल मैकमास्टर और जनरल मैट माइक जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनको सैक किया और उन्होंने अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करने का फ़ैसला किया। इसके चलते वो पाकिस्तान की अब उनको मदद चाहिए थी कि वो तालिबान से मध्यस्थता करें, वो तालिबान को टॉक टेबल पे लाएं और वो तालिबान को लाएं। वो मेरे ख्याल लगते हैं पूर्ण रूप से तैयार कि काबुल में तालिबान को बिठा के वो अपनी तशरीफ़ का टोकरा लेके चलते बने। भाड़ में जाए बाकी रीजन, और जो भी इसका खमियाजा भुगतना पड़े, चाहे भारत को, चाहे पाकिस्तान को, चाहे ईरान को, चाहे अफ़गानिस्तान को, वो उनको तो खैर परवाह नहीं, ये क्योंकि भुगतना हमें पड़ेगा। जब भी पाकिस्तान के फौजी जो उनके सैनिक तानाशाह जो होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो पीछे से मुखौटा बनाकर आजकल राज कर रहे हैं, जनरल बाजवा साहब कमर जमीन, उनका सर 7वें आसमान पे चढ़ गया। 13 फरवरी को उन्होंने ईरान के ऊपर एक बड़ा घातक हमला किया, उसकी जैश अदल के ज़रिए, एक सुन्नी मिलिटेंट आउटफिट जिसमें कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 27 जवान शहीद हो गए, 20 घायल हुए। अगले दिन हमला हुआ जैश मोहम्मद का और वो हुआ भारतवर्ष पे पुलवामा में, जिसमें हमारे 40 जो हैं वो शहीद हुए। ठीक है साहब, तो उसके चलते एक भारत में आक्रोश की लहर फैल गई। अब सवाल ये है कि ये प्रेजेंट क्राइसिस जो है भारत पाकिस्तान में, क्या ये केवल और केवल ये पुलवामा से शुरू होता है? पुलवामा वॉज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। वो पुलवामा वो आखिरी टिपिंग पॉइंट था जिससे भारतवर्ष की जनता का सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया साहब। क्यों टूट गया? क्योंकि साहब पिछले 30 सालों से भारतवर्ष जो है वह आतंकवाद सहता आ रहा है पाकिस्तान से। 1980 की दशक में पंजाब में शुरू हुआ था। 21,000 हमारे भारतीय जो वहाँ पे थे वो मारे गए, सैनिक असैनिक। और जब हमने वहाँ काबू पा लिया तो साहब ये हटा के ISI ने शिफ्ट किया और कश्मीर में ये शुरू हो गया फसाद। 45,000 से ज़्यादा कश्मीर में मारे गए हैं अफराद। 1993 में तो साहब खुल सिम हो गया। मुंबई से लेकर जहाँ के 750 लोग मरे पहली ट्रेन बॉम्बिंग में। तमाम भारतवर्ष में साहब ये जो है टेरर बॉम्बिंग का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली शामिल, आपका अहमदाबाद, आपका बेंगलुरु, आपका कलकत्ता, 15,000 लोग इनमें मारे गए। तो आप थोड़ा सा गणित करें, मेरा गणित कमज़ोर है तभी मैं फ़ौज में गया था, थोड़ा सा गणित करें तो साहब 21,000, 45,000 और 15,000, 80,000 से ज़्यादा अफराद भारतवर्ष के शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। मैं जानता हूँ साहब ये ऑर्डिनरी बेचारे भारतीय थे, गरीब भारतीय थे ज़्यादातर। हमारे सारे सैनिक गाँवों से आते हैं, 80% से ज़्यादा गाँव से हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जान की कीमत 2 कौड़ी की नहीं।
चवन्नी में जाने जाती हैं भारतीय। तभी तो ये देश, उनमें से कोई जुलू कैटेगरी में नहीं था, कोई पॉलिटिशियन नेता नहीं था बेचारा, वो मारे गए, मरते गए, मरते गए, मरते गए। वॉर ऑफ 1000 ब्लडी कट्स, पाकिस्तान की वॉर ऑफ 1000 कट्स। अब पाकिस्तान ये वॉर 30 साल से कैसे सस्टेन कर रहा है, इसके 3 रीज़न हैं। ये समझना बहुत अनिवार्य है। 3 रीज़न हैं। पहले है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर एनेबल्ड टेररिज्म, कि साहब 1987 में पाकिस्तान हैड अचीव्ड रिसेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस, राइट, रिसेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस। और इसके चलते साहब वो जो है उसने भारत को अच्छी तरह से आड़े हाथ लिया है। वो कहता है कि साहब मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मैं आपको वॉर ऑफ 1000 कट्स करूंगा, एसिमेट्रिक वॉर छेड़ूंगा, प्रॉक्सी वॉर छेड़ूंगा, अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ूंगा और आप ठिंगा नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे साहब? कि अगर आप कुछ करोगे तो पॉप गोज द वीजल, मैं आप पे एटम बॉम्ब फोड़ दूंगा। तो भारत ने कोई रिटेलिएशन नहीं करी। तो क्या ये असली वजह है? रॉन्ग। ये दिस इज अ जोक, दिस इज अ जोक। क्योंकि साहब 1998 में भारत पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर हो गए थे। 1999 में क्या हुआ साहब? कारगिल। 1 साल नहीं हुआ न्यूक्लियर होते, ओवर्ट न्यूक्लियर। पहले तो रिसेस्ड न्यूक्लियर थे, अब ओवर्ट न्यूक्लियर हुए और कारगिल का युद्ध शुरू हुआ। भारत ने 60,000 सेना झोंक दी, ज़्यादा उससे, और हमारी एयरफोर्स का काफ़ी भारी हिस्सा, हमारी बोफोर तोपें, हमारे मल्टी बैरल ग्राड, वो अपने रॉकेट लॉन्चर्स, क्या 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 130 मिलीमीटर सब झोंक दी साहब। 3 महीने युद्ध चला। कितने बॉम्ब दिल्ली पे गिरे? 0। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो न्यूक्लियर रीज़न नहीं है। पीटर लवॉय अमेरिकन एक्सपर्ट कहते हैं कि साहब पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम, यानी पार्लियामेंट पे अटैक के बाद जो ऑपरेशन हुआ था, जब हमने पूरी फौजें डिप्लॉय कर दी और कुछ नहीं किया, तब से पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है साहब कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान को रोकने के लिए। मेरा जो अपने हथियार हैं कन्वेंशनल, वो काफ़ी है भारत के लिए। और चीन ने उसको खूब अच्छी मदद दी है, बड़े घटिया दामों पे, बड़े सस्ते दामों पे JF-17 फाइटर, फ्रिगेट, शिगेट, सारे टैंक शैंक तोपें दे दी। और वो कहता है साहब मैं तो आपको ऐसे ही आड़े हाथ ले लूँगा, क्योंकि डिफेंस बजट भारतवर्ष का 30 वर्षों से किसी और अक्लमंद देश में डिफेंस बजट बढ़ता, ताकि हमारी क्षमता बढ़ती, ताकि हम पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते, पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए सजा देते, डिटर करते, कॉस्ट रेज करते, कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाते। कुछ नहीं साहब, हमारा बजट जो है वो उल्टा आज घटकर 1.5% ऑफ आवर GDP हो गया है, जो 1965 के युद्ध के दौरान। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में कोई बड़ा हथियार नहीं लिया गया। बोफोर सौदे के 30 साल बाद हमको कोई तोप नहीं मिली साहब। और रफाल तो कोई 7 साल पहले जो आना था, इस देश में अगर चिल्लकांव आज हो रही है पार्टियों के बीच कि रफाल क्यों आ रहा है। आपकी जो एयरफोर्स है साहब, उसकी स्ट्रेंथ लगातार घटती जा रही है, इसको आपको बढ़ाना है, ठीक है। बढ़ाने के बजाय आप घटाते जा रहे हैं, दुश्मनों को पूरा रास्ता दे रहे हैं साहब कि आप करें। कि आज ये स्थिति है कि एक प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है कि अगर राफेल होता तो ऐसा ना होता। हम इससे ज़्यादा हमारे मुंह में तमाचा क्या हो सकता है? हमने कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई? क्योंकि कुछ चोर पॉलिटिशियन जो कि हर डील से पैसा खाना चाहते हैं, और हमारे नौकरशाह जो कहते हैं भाड़ में जाए मेरी ये फौज के भी, ये मरेंगे, मेरा क्या लेना देना, मेरे को कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में नहीं फंसना, इसलिए मैं हर डील को डिले करूंगा ताकि मेरे पे नाम ना आए कि साहब ये बड़ी जल्दी कर रहा था। तो 30 साल बोहर गन्ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 साल 15 साल ये रफाल ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30 साल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ना आए, जो कि हम बना रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खमियाजा भुगतेंगे जो भारत की सशस्त्र सेना है। और एक आखिरी असली रीज़न, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब अपराक्रम हुआ, आप पे किसने बहुत दबाव डाला कि आप कुछ मत करो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब 26/11 हुआ तो देश में आक्रोश की लहर फैल गई, और अमेरिकन जो टॉप उस वक़्त के उनके जो डिसीजन मेकर्स थे, उन्होंने कहा है कि वी पुट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर ऑन इंडिया नॉट टू डू एनीथिंग।
अब साहब एक बारी फिर हमारी उफ हो गई है। केवल पुलवामा की बात नहीं साहब, केवल 40 की बात नहीं, 80,000 भारतीय लाशों की बात है। ये बात है कि साहब हमारी बस हो चुकी है। मरते 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 आपके भारत के नागरिक भी आज उबल पड़े हैं और आपको बोल रहे साहब ये नाटक हर 2 महीने बाद हो जाता है। 30, 40, 10, 15, 5, 8, ये कब तक चलेगा? कब तक लोग मरते रहेंगे? एक बार फिर जब हमने रिएक्शन किया है, वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया है कि मैंने दोनों को बोल दिया है शट अप, चुपचाप बैठ जाइए। तो क्या हम चुपचाप बैठ जाएंगे इस बार? आपको क्या लगता है? हम चुपचाप बैठ जाएंगे साहब? आपको क्या लगता है? 30 साल कुछ नहीं किया, 2016 में उड़ी हुआ और परेशान होके हमने फिर बोला साहब अब हम पलटवार करेंगे और हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी। राइट, सर्जिकल स्ट्राइक को हमारे 250 पैरा कमांडो के लड़के, 4 पैरा कमांडो, 9 पैरा कमांडो, ये 9 पैरा कमांडो तो पलटन खासकर मेरे नीचे ऑपरेट कर चुकी है। बहुत जांबाज पलटन। और इन लोगों ने दुश्मन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके एक 1 नाइट ऑपरेशन किया। उसके कोई 7-8 बेसिस जो कि लॉन्च पैड्स थी और जो उनके होल्डिंग कैंप्स थे उनको हिट किया। सीमा से 1 से 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर 250 आदमी गए और कोई 40-50 का अंदाज है कि उनको ठोक के मार के आ गए। और हमें इतनी निहायत खुशी हुई कि साहब 30 साल में पहली बार किसी ने बोल के, हाँ कोवर्ट ऑपरेशंस हुए थे इससे भी छोटे दर्जे के, 15, 20, 30 आदमी मैक्सिमम, जिसको कि सब टैक्टिकल कहा जाता है। ये पहला टैक्टिकल ऑपरेशन था जिसमें 250 पैरा कमांडो गए और अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड रेड शेड था ये वहाँ पे, और वो मार के बगैर खरोच के वापस आ गए, बगैर खरोच के वापस आ गए। लेकिन टारगेट्स ऐसी लो ऑप्टिक्स की चुनी थी कि मतलब आप वहाँ क्या तोड़ोगे? कुछ झोपड़ियों में आग लगाओगे, कुछ लोग लाशें गिराओगे, वो सुबह तक सब गाड़ दी जाएंगी। तो ना सैटेलाइट पकड़ सकता है ना कुछ और पकड़ सकता है। हाँ फिर भी वो हमने वो किया और वापस आए। हमें अंदाज था, हम भूतपूर्व सैनिकों का बड़ी खुशी हुई कि साहब अब इसको जवाब मिलना शुरू हुआ है। और हमारा ख्याल था कि ये तो साहब अब जैसे इजरायली करते हैं, आप एक हमला इस तरफ करो, 4, 5, 10 हमले उस तरफ होंगे। आप एक लाश यहाँ गिराओ, 50, 100, 150 लाशें वहाँ गिरेंगी साहब, और हम मारते रहेंगे, चाहे बाई एयर, चाहे बाई ग्राउंड, चाहे बाई द सी, आपको ठोकते रहेंगे साहब, हर एक चीज़ का जवाब देंगे। ठीक है साहब। लेकिन हमको बड़ी हैरत हुई साहब कि जब पहली स्ट्राइक के बाद फुल स्टॉप कर दिया गया, फुल स्टॉप, दी एंड, विराम पूर्ण, जैसे कि 30 साल के लिए दावा भंगड़ा होगा। तो साहब कितना देर एक टैक्टिकल स्ट्राइक का असर रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने फिर शुरू हो गया वही सिलसिला, 10, 5, 8, 10, और फिर पुलवामा में क्रिसेंडो आ गई कि 40। अब साहब इलेक्शन भी आ रही थी भारतवर्ष की। नॉट डूइंग एनीथिंग वाज जस्ट नॉट एन ऑप्शन। ये सरकार धुल जाती अगर वो कुछ नहीं करती। दे हैड टू एक्ट, दे हैड टू एक्ट। तो बड़ा सोच समझ के कोल्ड स्टार्ट का भी विकल्प था, 1150 विकल्प हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक फिर करने का विकल्प था। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत सही फैसला किया, डू एयर स्ट्राइक्स। बड़ी देर से हम लोग कह रहे हैं कि साहब एयर स्ट्राइक्स इज द आंसर, दैट इज व्हाट इजराइल डज, दैट इज व्हाट अमेरिका डज। हाँ, और इसके चलते जो है एयर स्ट्राइक्स जब की गई तो साहब हमारा एक 12 मिराज 2000 का स्ट्राइक पैकेज गया, 12 मिराज 2000 का स्ट्राइक पैकेज, 4 Su-30 एस्कॉर्ट कर रहे थे। अब हम टारगेट्स क्या चुन सकते थे? भावलपुर था जहाँ पे उसका बड़ा भारी अड्डा है, मुरीद के था जहाँ लश्कर ए तोयबा का अड्डा है, इस तरह के कई बड़े बड़े ठिकाने थे। लेकिन वो सब दीज आर नोन ठिकानास एंड दीज आर वेरी ऑब्वियस टारगेट। और वेरी ऑब्वियस टारगेट को हिट करना मतलब एक तो वो टारगेट खाली कर दी गई थी, मसूद अजहर को पहले मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए। हमने क्या टारगेट चुनी? बालाकोट का कैंप। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ें कुछ साल पहले की, तो उसमें बालाकोट का कैंप मेंशन है, जो कि एक ट्रेनिंग कैंप है जहां पे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा
और हिजबुल मुजाहिदीन के लोग ट्रेनिंग करते हैं। कोई आमूमन कैपेसिटी इसकी 300 रही जाती है। कहा जाता था कि जो यूसुफ मसूद, जो कि मसूद अज़हर का यूसुफ अज़हर, जो कि मसूद अज़हर का नेफ्यू था, वो यहाँ पे था, उसका भाई इस कैंप में था। ये सब खबरें मीडिया में आई हैं और हमने साहब उनको हिट किया और 6 लेसर गाइडेड बॉम्ब 1000 kg के वहाँ ठोक दिए गए। बड़ा घातक बॉम्ब है। इसकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है और 1 to 2 मीटर अपनी टारगेट को ये हिट करता है। इतनी एक्यूरेसी है लेसर गाइडेड बॉम्ब की। और एक्सप्लोजिव मास्ट इफेक्ट, मतलब हमारे जो सर्जिकल स्ट्राइक 1 से कोई 1500 गुना ज़्यादा, 1500 क्या, कोई आप समझ लीजिए 6000 गुना ज़्यादा वेट ऑफ एक्सप्लोजिव हमने वहाँ टारगेट पे डाला। अब साहब एक प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसी टेररिस्ट टारगेट पे जाओ तो एक टेररिस्ट टारगेट में होता क्या है, प्रेसिडेंट बुश ने कहा था 4 तंबू और एक ऊंट के पिछला हिस्सा जहाँ से वो हगता है। दैट्स ऑल दैट यू विल गेट इन दिस थिंग। हाँ, टेररिस्ट मिल गए और आपने मार डाले तो क्या है कि सुबह तक उनको वो गाड़ देंगे, वहाँ से ले जाएंगे, कहाँ कहाँ गाड़ेंगे, दफनाएंगे। अब ज़मीन के नीचे तो आप रडार लगा नहीं सकते कि साहब कहाँ लाश गड़ी है, यही गड़ी है, किसी और की गड़ी है। तो इसको मतलब दर्शाना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑब्सक्योर टारगेट को समझने की बात है। ऑब्सक्योर टारगेट, ऑप्टिकली लो लेवल की टारगेट की साहब अकेले पहाड़ में, अकेले जंगल, ना कोई आबादी ना कोई जनता, तो कौन देखेगा किसका लहू है, कौन मरा। तो हमने ठोक तो दिया साहब और हमारे लड़के वापस आ गए। और पहले तो पाकिस्तान ने बोला कुछ हुआ ही नहीं है क्योंकि ये रिमोट एरिया में था, लेकिन लगता है कष्ट तो हुआ साहब, कष्ट तो हुआ। क्यों? अगले दिन पाकिस्तान की फौज के 24 तैयारे, 24 जेट फाइटर्स इंक्लूडिंग मोर देन 10 F-16, JF-17, मिराज 5, ये सब कश्मीर के ऊपर उड़ते हुए आए और रजौरी पुंछ के इलाके में इन्होंने इंट्रूजन शुरू की। कोई 6-7 किलोमीटर ये अंदर आके हमारा एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, एक बटालियन हेडक्वार्टर, एक एमुनेशन डंप आर्मी का हिट किया। हमने क्या हिट किया? टेरर कैंप। जवाब में इन्होंने किसको हिट किया? इंडियन आर्मी। मतलब एक मॉरल इक्विवेलेंस कि ये जो जैश ए मोहम्मद, ये हमारी फौज है साहब, इसको हाथ लगाओगे हमारी एयरफोर्स रिस्पॉन्ड करेगी। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इंस्टेड ऑफ ब्लडी वेल टेकिंग एक्शन, वो तो दरकनार वो कह रहे हैं कि हमारी फौज का हिस्सा है, यू टच देम सर वी विल बॉम्ब योर आर्मी। मैं जरा परिप्रेक्ष्य में डाल दूं साहब कितना बड़ा रिएक्शन था। 1971 का फुल स्केल वॉर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सशस्त्र सेनाएं इन्वॉल्व, तीनों सशस्त्र सेनाएं इन्वॉल्व। ये इतना बड़ा एक्शन था। वो कैसे शुरू हुआ था? 32 पाकिस्तान के जेट फाइटर्स शाम को 3 दिसंबर 1971 को हमारे 6 फॉरवर्ड एयर बेसिस पे उन्होंने हमले किए थे। 32 फाइटर्स। इसमें कितने, ये 32 फाइटर में 20 F-86 सेबर्स थे, इनके अंदर 8 मिराज थे, मिराज 3, और इनके साथ 4 थे F-104 स्टार फाइटर, सुपरसोनिक स्टार फाइटर। ठीक है साहब। 32 एयरक्राफ्ट से 1971 की वॉर शुरू हो गई, जिसका खात्मा कैसे हुआ? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 93,000 पाकिस्तानी कैदियों ने सरेंडर किया। नाम सुना होगा कैप्टन सौरभ कालिया, यू रिमेंबर, जिसकी लाश हमारे पास जब आई थी तो पूरे बदन पर सिगरेट से जलाने के निशान थे, उसके पूरी हड्डियां तकरीबन तोड़ी हुई थी, आंखें बेनेट से गौज आउट करके लटकी हुई थी गालों में। जब पूछा साहब ये कैसे हुआ, तो बोला साहब जंगली जानवर थे वहाँ, लाश पड़ी थी खुले में, उन्होंने, जंगली जानवर ऐसा सलूक नहीं करते साहब, जंगली जानवर ऐसा नहीं करते, वो लाश खा जाते हैं, लेकिन वो लाश पे सिगरेट के बट से जला जला के नहीं किसी को मारते, किसी की आंखें बाहर निकाल के छोड़ नहीं देते। तो साहब यह नेचुरली स्वाभाविक डर पड़ा कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा किया जाएगा। बहुत आक्रोश आया और हमने तो पाकिस्तान को सीधा संकेत दे दिया, डिमांड कि आप इसको वापस करिए, जेनीवा कन्वेंशन के तहत, यू ब्लडी वेल रिटर्न हिम। और
और फिर हमने कुछ फौजी हरकतें शुरू करी और फिर साहब मीडिया में आया कि पाकिस्तान के माथे पे ठंडा पसीना बहने लगा, पाकिस्तान के माथे पे ठंडा पसीना बहने लगा साहब। और वो लोग जो हैं वो अपने उनके जो डिप्लोमेट्स थे वो उठा के कभी वॉशिंगटन में, कभी यूरोप में, कभी चीन में कहाँ बोलने लगे साहब भारतवर्ष की नेवी कराची की तरफ आ रही है, भारतवर्ष के टैंक्स, भारतवर्ष के तोपें और पूरी फौजें बॉर्डर पे आ रही हैं, एयरफोर्स हमले की तैयारी कर रही, साहब रोको कुछ करो, ये करो। लोगों ने बोला वापस दे दो। तो 48 घंटे में साहब इनको चुपचाप तशरीफ का टोकरा उठा के उसको वापस करना पड़ा। वापस करते करते भी देखिए इसकी क्या बोलेंगे और हरामजादगी के सिवाय कि वो वैसे तो जब उसका पहला वीडियो आया था तो जब पाकिस्तान की फ़ौज ने बोला भाई तुम क्या करने आए थे, ये उसने बोला साहब 3 चीज़ बोल सकता हूँ, नाम नंबर रैंक। जनीवा कन्वेंशन के तहत इतना ही दुश्मन को बताना चाहिए और कुछ नहीं। वो बेचारा बड़ी इतनी मार पड़ी हुई, इतना हुआ झटका जब लगता है साहब इंजेक्शन का, आपकी तो कई बारी तो हड्डी रीढ़ की टूट जाती, इतना जोर से झटका होता है जब वो इजेक्ट करते हैं जहाज से, इतना 20G का फोर्स लगता है उसके ऊपर। तब भी वो बहादुर लड़का, हैट्स ऑफ टू हिम, उसने कंपोजर नहीं खोया अपना। और वो भी बोल रहा, बोले सवाल पूछे तो बोला सर नाम नंबर रैंक, ये खानदानी अफसर, इसका फादर भी अफसर था, एयर वाइस मार्शल। और ये उन्होंने दिखाया क्योंकि वो ट्रॉफी दिखाना चाहते थे कि हमने हिंदुस्तानी पायलट पकड़ लिया, ठीक है साहब। और इसके चलते, पायलट के चलते वो लोग जो हैं अब उसको ले आए लाहौर। उसको सुबह दोपहर को रिलीज़ करना था, 8 घंटे हो गए साहब, किधर है कहाँ है। बाद में पता चला साहब उसको ISI की टॉर्चर सेल में ले गए। और अब जानते थे कि टॉर्चर करेंगे, फिजिकल मार्क छोड़ेंगे तो साहब बवाल पड़ जाएगा, बम फट जाएगा। तो उन्होंने साहब उसको क्या करना शुरू किया, उसको साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया। साइको एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो चाय में मिला दो, बंदा चाय पी रहा है और उसको ब्लैंकनेस आ जाए, जो मर्जी कहलवाना है कहला लो, ऐसी चीज़ें हैं। सोडियम पेंथॉल के इंजेक्शन इत्यादि बहुत कुछ चीज़ें हैं। और चाय उसको बार बार पिलाई जा रही थी। जब वो आया तो हमने नोट किया कि साहब उसका फेस बिल्कुल वुडन, यानी जो कोई आदमी अपने घर आ रहा है 56 घंटे के बाद, वो चेहरा खिल उठता है भारत की सरजमी देखकर, स्माइल आता है, कोई आपको हक करे तो आप लिपट जाओगे उसके साथ क्योंकि भावुक होता है आदमी। उसका फेस वॉज वुडन, ही वॉज वॉकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी। क्वाइट ऑब्वियसली ही हैड बीन गिवन दी साइकोएक्टिव केमिकल्स। और उसके इन्फ्लुएंस के नीचे उसके क्या क्या बुलवाया गया, भारत का मीडिया ये है वो है ये है, मेरे को बड़ा अच्छा ट्रीट किया गया है, एट्सेट्रा। वो चाहते थे कि इसकी रेपुटेशन सत्यानाश कर दी जाए, कि इसको हीरो, क्योंकि भारतवर्ष पूरा हीरो बोल रहा है, तो इसको बिल्कुल ज़मीन पे लाके एक कॉवर्ड की तरह दिखाया जाए और भारत की भी बेइज्जती की जाए, देश की बेइज्जती की जाए, वायुसेना की बेइज्जती की जाए और उस दिलेर फाइटर पायलट की बेइज्जती की जाए। साइको एक्टिव तो जब जैसे ही वापस आ गया, अब हमारा सब लड़ाई ख़त्म। तो एक बुनियादी सवाल होता है और ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप युद्ध शुरू करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तो आपका एम क्या है? व्हाट इज़ द एंड स्टेट यू हैव इन माइंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन? लड़ाई शुरू होती है, ख़त्म भी तो करनी होती है ना साहब, तो किस बुनियाद पे आप ये लड़ाई ख़त्म करेंगे? व्हाट इज़ द एंड स्टेट यू वांट? सो व्हाट इज़ द एंड स्टेट यू वांट? जस्ट टू टेक रिवेंज फॉर पुलवामा? तो चलो ठीक है साहब, 40 वो कह रहे हैं वहाँ पे हमारे 40 वहाँ मारे गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि साहब नहीं 250 300 क्या क्या रिपोर्ट हैं कि इतने मारे गए जो शुरू में आई थी। तो क्या उसके साथ हिसाब ख़त्म? कई लोग तो कितने मारे हैं उस पर भी अब झगड़ा चल रहा है। तो वो भी ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो क्लियर कट तरीके में अब हम नहीं कह सकते कि ये अचीव हुआ कि नहीं हुआ, जब तक ये इंटेलिजेंस एजेंसीज या कोई जाके चेक करे, सर्टिफाई करे। बड़ा मुश्किल है, कौन सी आप कबर खुद हेडोगे, ठीक है साहब। दूसरा कि साहब हमारा ऑब्जेक्टिव था विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लेना। माफ़ कीजिए, ये शुरू में तो लड़ाई इसके लिए नहीं छेड़ी ना, ये तो लड़ाई के दौरान हो गया हादसा।
हम उसको वापस लाना ज़रूरी था, हम ले आए, वेरी गुड। लेकिन क्या इसको बाद हुर्रा बोल के लड़ाई ख़त्म, भारत पाकिस्तान में बहुत गहरी दोस्ती का आलम छिड़ गया है, बहुत ही प्यार उमड़ पड़ा है, ये क्या बकवास है। एक महीने बाद जैशे मोहम्मद दूसरा स्ट्राइक करता है और 40 आपके और मार डालता है या 50 मार डालता है, फिर कौन जिम्मेवार होगा साहब? What is the end state you want? Why did we start all this? The end state we want is, sir, Pakistan must stop this terror. हमारे भारतीय तंग आ चुके हैं कि हर तीसरे दिन हमारे खिलाफ ज़वेरी बाजार में बॉम्ब फटे, दिल्ली की पटियाला कोर्ट्स में बॉम्ब फटे। What nonsense! How long will this continue? ये कब तक चलेगा? Forever? What are you talking? साहब, at some stage costs and consequences had to be raised for Pakistan. अब हमारा एक सिविलियन तबका रोना पिटना, we don't want war, we don't want। आपको लड़ने को कौन कह रहा है? लड़ेंगे तो हमारे लड़के ना, हम फौजी लड़ेंगे। तुम कौन हो? आप छह पे करके मरना क्यों चुने हो रहे हो? पाकिस्तान के साथ टॉक्स हो क्यों? हथियार डाले मतलब, और बोले साहब ये कश्मीर का टोकरा लो, आप हमको बहुत मार सकते हो, आपने हमारा एक मिग गिरा दिया, भारतवर्ष हार गया। एक मिग से भारतवर्ष जैसा बड़ा देश, ठीक है साहब, लड़ाई में होता है, ऊंच नीच होता है, सो व्हाट, सो ब्लडी व्हाट। एक मिग गिरा, आपका भी तो एक F-16 गिरा, ये तो शुरुआत है साहब, ट्रेलर है, ट्रेलर भी नहीं है, एक मिग गिर गया, ये क्या? आपने तो पहली बार इस तरह का डकराना सुना है। अरे साहब, प्रॉब्लम ये कि आप फौज वाले पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल है ही नहीं, नौकरशाह हमारों को सिर्फ पैर नहीं पता, और एक मिग गिर गया साहब, एक मिग गिर गया, ऐसे अभी छाती पीटनी शुरू करें, क्या करें? सो व्हाट, बड़ी वन मिग फेल डाउन, एक F-16 भी तो मार गिरा है। और ये तो इस बार आपकी, अगली बार हम आपको बताएंगे, 10 बार आपको बता सकते हैं, ऐसी क्या बात है। हमारे पास आपसे 2.5 गुना ज्यादा जहाज है, 2.5 गुना ज्यादा जहाज है। व्हाट इज द ब्लडी प्रॉब्लम? कब तक लड़ोगे? वी विल ऑल्सो शो यू। और मैं साहब देखिए, हम नहीं चाहते कि बेवजह लाशें गिरे, युद्ध में नुकसान बहुत होता है, लेकिन साहब हमारा भी बहुत नुकसान हो चुका है। 80,000 लाशें कोई कम है कि ये 30 साल के ऊपर हुई है, इसलिए लोगों को आभास नहीं हुआ है इसका। 30 years period it has gone on, a war of 1,000 cuts। अब यहां पे कबूतर फाख्ते उड़ाने वाली ब्रिगेड है, कहता है क्या फर्क पड़ता है? अरे आम भारतीय कुत्ते तो मर रहे हैं, नाली के कीड़े हैं साले, गरीब लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है साहब? बट टॉक्स मस्ट गो ऑन। हमारे लुटियंस में रहने वाले, विस्की की चुस्कियां लेने वाले हमारे 5 स्टार होटल में, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं, नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, और ये लोग मरते रहें, हमारे गांव वाले फौजी मरते रहें, क्यों? कब तक? क्यों और कब तक? हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन? तो साहब हमारा कहना है, हम सब पुराने फौजियों का कहना है, साहब अभी डी-एस्केलेशन का टाइम नहीं आया। हैज योर रिक्वायर्ड एंड स्टेट बीन मेट? आई डोंट थिंक सो सर। व्हाट इज द एंड स्टेट वी वांट? कि पाकिस्तान एक नॉर्मल सिविलाइज्ड देश की तरह बिहेव करे, टेरर एक्सपोर्ट करना बंद करे, हमारे लोगों को मारना बंद करे, औरतें बच्चे मारना बंद करे, चैन से जिए और औरों को चैन से रहने दे। इज इट टू मच टू आस्क? इज इट टू मच टू आस्क? ये देश ना चैन से रहेगा, ना औरों को चैन से रहने देगा। पागल कुत्ते जैसा लेकर रैबिट डॉग हर किसी को काटता रहेगा, कभी ईरान को, कभी अफगानिस्तान को, कभी हिंदुस्तान को। वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव। जो हमारे पास है हम उससे लड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास है आज के दिन पाकिस्तान को अच्छी तरह ठोकने के लिए बहुत 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 पर्याप्त है। और हमको कोई एक सिंगल सर्विस वॉर नहीं करनी साहब। क्यों? 3 सर्विसेज हैं हमारे पास। हमारी नेवी है बड़ी ताकतवर, हमारी फौज है बड़ी ताकतवर, हमारी एयरफोर्स है बड़ी ताकतवर। मजाक नहीं है साहब कि आप समझ लो कि टोकनिज्म और चोंचलेबाजी और गुदगुदी करने नहीं आएंगे आपको। अब पहली बार हल्का वार किया कि बता दें साहब कि जस्ट वॉर
must be precise, focused and proportionate response. आपके जैश मोहम्मद ने हमला किया, हमने जैश मोहम्मद के कैंप पे हमला करके अटैक किया। आपने हमारी फौज में चढ़ गए, हमारी एयरफोर्स को मार गिराने लग गए, जैसे कि कोई बड़ा मजाक हो रहा है। साहब मजाक है। We will show you. You think it's a bloody joke? What happened to you in 1971? You just will not. आप रोकोगे नहीं साहब। जब तक दूसरों की नाक में दम ना करो, ना चैन से जिएंगे, ना किसी पड़ोसी को चैन से जीने देंगे। जहमत टेररिज्म करेंगे, कार्टून नेटवर्क पाल के रखेंगे, जैसे मोहम्मद, जैसे अदल, सारे दुनिया के खिलाफ टेररिज्म करेंगे। क्या कर लेगी दुनिया हमारा? अब आपको दिखाएंगे क्या कर लेगी दुनिया हमारा। आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप लातों के भूत बन गए साहब। आप बातों से मान नहीं रहे हैं। बातचीत करो। 72 साल हम क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। Einstein said, doing the same thing over and over and over again and expecting different results is a sign of madness. पागलपन की निशानी है साहब, पागलपन की निशानी है कि वही करते रहो। बोले साहब इसका रिजल्ट फर्क होगा। मणिशंकर अय्यर जी हैं, अभी पाकिस्तान जाएंगे, बोलेंगे पाकिस्तान के लोग मुझे बहुत चाहते हैं। हमारी पाकिस्तान के लोगों के साथ जाति दुश्मनी नहीं है साहब। अल्लाह ताला उनको सबको सुकून बख्शे, अच्छा रखे, लेकिन हमें भी तो चैन से जीने का हक है ना साहब। We also long to live in peace and quiet. आपको जरूर टेररिस्ट भेज के हर रोज किसी झावेरी बाजार में बम फोड़ना, किसी औरत, किसी बच्चे, किसी बुढ़े को मारना, ये कब तक चलेगा साहब? आप समझते हैं कि कोई किसी एज तक आप न्यूक्लियर धमकी दे के बच जाएंगे, गीदड़ धमकी दे के बच जाएंगे? क्या टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया? क्या हमने टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया? यू प्लीज डू इट सर, यू प्लीज डू इट, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, पुलवामा का सवाल नहीं है साहब कि पुलवामा कर दिया तो आप इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं साहब। 30 साल से क्या हो रहा है? 30 साल से आप घोड़े बेच के सो रहे थे क्या? आपको दिखा नहीं जब भारतीय मर रहे थे? आपको चीख नहीं सुनाई दी? तमाशा मच गया इस देश का मुंबई के अंदर। 166 भारतीय फॉरेन नागरिक मार डाले साहब। मजाक है? आपको कुछ नहीं होगा। You can keep doing it till infinity, till kingdom come. Is that fair? Is that just? Is that acceptable? Is it acceptable? क्या यह मंजूर है भारत की सरकार को, भारत की जनता को? मंजूर है? मंजूर है? ये कबूतर फाख्ते उड़ाने वालों, तुम में से तो कोई नहीं मारा ना? यही प्रॉब्लम है ना। आप तो कहीं आसपास होगे नहीं जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती। आप तो कभी फ्रंट पे जाओगे नहीं। हमारे जवान बेचारे गाँवों से आते हैं, ज़्यादातर गाँव में लोग रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, माएँ चीख चीख कर बोल देंगी मेरा लल्ला ले गया। टू हेल विद यू, वी हैव हैड अनफ एंड वी कैन टेल दैट टू प्रेसिडेंट ट्रम्प। सर जब आपके लोग मरे थे आपका क्या रिस्पांस था? पूरी दुनिया ने देखा। आपने अफगानिस्तान की ईंट बजा दी थी। B-52 बॉम्बर, क्रूज मिसाइल, सब कुछ दाग दिया था साहब। अब आप हमको कह रहे हैं कि साहब नहीं आप कुछ नहीं करिए। कौन मरा है? दूरी चमड़ी वाले मरे, कोई गोरा तो नहीं मरा। माफ कीजिए सर, हमारी जान की भी कीमत है। हमारे देश के नेता अपनी जनता को रिस्पॉन्सिबल हैं साहब। उनको वोट अमेरिका से नहीं मिलेगी, उनको वोट यहाँ से लेने हैं सर। और यहाँ की जनता सर इतनी परेशान हो चुकी है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। लगता है आपकी एम्बेसी आपको बता नहीं रही कि हाँ आक्रोश कितना है। आपको समझना चाहिए सर, इसके पहले कि आप हम दोनों को परामर्श दें कि हम इसको बढ़ाएं नहीं। हम दोनों को परामर्श मिल रहा है कि पाकिस्तान भी मत बढ़ाओ, हिंदुस्तान थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं, लोग मर जाते हैं। नहीं सर, 30 साल से मर रहे हैं। ये रंजिश कि पुलवामा में 40 मरे साहब, वो तो दैट वाज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। दैट सर वाज द टिपिंग पॉइंट। हाउ लॉन्ग विल वी टेक इट सर? हाउ लॉन्ग विल वी टेक इट सर? हाउ लॉन्ग डू यू वांट अस टू टेक इट लाइंग डाउन सर? आपको तो विड्रॉल मिल जाएगा अफगानिस्तान के पे सर। ये जहमत मुल्क हमारे गले पड़ा रहेगा सर।
तो एक बार इनको भी थोड़ा हो जाने दो साहब। एक चीज़ हम बता दें साहब आपके चाहते मुल्क के बारे में, ये समझ रहे हैं कि साहब इनके बड़े जाबाज पायलट हैं। साहब लड़ाई का परिणाम जो भी हो, पूर्ण विक्ट्री फॉर अस, पार्शियल विक्ट्री फॉर अस, ड्रॉ, ठीक है साहब। पाकिस्तान इकोनॉमी विल बी फ्लश्ड डाउन द ट्यूब ऑफ हिस्ट्री। भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांग रहे हैं साहब, और समझते हैं कि आप लड़ाई अफोर्ड कर सकते हैं। कटु सत्य बता दो, आपको समझ नहीं आ रहा शायद। वी विल टेक यू देयर जहां आपकी इकोनॉमी तबाह हो जाए, इतना तो हम कर सकते हैं साहब। और चीन नहीं आएगा बचाने, क्योंकि वो पागल देश नहीं, उसे पागल कुत्ते ने नहीं काट रखा। जो कुछ भी है वो बड़ा बैलेंस देश है, वो बेचवन्नी में नहीं लड़ता, आपकी तरह हर आए दिन हिकड़ी नहीं दिखाता रहता हूँ। इट इज़ अ सोबर बैलेंस्ड कंट्री, और उनको भी पता है कि अगर वो बेवजह भारत के साथ दुश्मनी मोल लेंगे, वो भी दो फ्रंट में है। अमेरिका उस तरफ से आ रहा है, वियतनाम से झगड़ा है, जापान से झगड़ा है, हर किसी से झगड़ा है, तो क्या वो दो तरफ फ्रंट खोलना चाहेगा? नहीं खोलना चाहेगा साहब, वो अक्लमंद लोग हैं। और पाकिस्तान के लिए वो लड़ना चाहेंगे हमसे, क्यों? हाँ, उन्होंने हौसला दिया है पाकिस्तान को, वो आखिरी पाकिस्तानी तक हमसे लड़ जाए। मैं नहीं समझता वो लड़ने के लिए इतने पागल हो चुके हैं कि आएंगे। और अगर वो समझते हैं कि इस वक्त वो हमारे लिए मुसीबत कर सकते हैं, फॉर द लॉन्ग टर्म उनके गले में हड्डी अटक जाएगी साहब। हम भी हड्डी बन सकते हैं गले की, ना थूकी जाएगी ना निगली जाएगी, बहुत बड़े निगल नहीं सकता कोई, और मुसीबत पैदा कर सकते हैं, सब लोग जानते हैं। इट इज़ नॉट द टाइम टू डी एस्केलेट। मोदी जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आप अभी डी एस्केलेट कर देंगे, आप बहुत भारी भूल करेंगे, आपको ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि ये ऐसा मुल्क है कि आज आप पीस टॉक करें, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 5 महीने बाद ये फिर बम फोड़ रहा होगा कहीं। ये कुत्ते की दुम है साहब, सीधी नहीं होगी।